प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। हिंदी भाषा और व्याकरण की क्लास की कड़ी में अब ये हमारी आज अगली क्लास है। इसमें आज हम पढ़ेंगे व्यंजन। इससे पहली क्लासेस में हम हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा संविधान के किस अनुच्छेद में है, वर्णमाला में स्वर, ये सारी क्लासेस हम पढ़ चुके हैं। लगभग 5 या 6 क्लास हम बना के डाल चुके हैं। जो बच्चे आज पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं वो बच्चे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके प्लेलिस्ट को खोल सकते हैं, वहाँ सारी वीडियोस पड़ी हुई है। आज की जो क्लास है हमारी व्यंजन की क्लास है। इस क्लास में हम आपको आज इस तरीके से बताने वाले हैं कि इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न आप लोगों के उठते हैं परीक्षा में, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन से जितने भी प्रश्न आते हैं, इस क्लास के बाद आपके वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ध्यान से अगर आप देखते हुए चलोगे तो आपको 2 बार याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैंने जिस दिन क्लासेस शुरू की थी आप लोगों को ये कहा था कि लगभग 20 या 22 पेज के हमारे नोट्स बनेंगे और आपकी किसी भी परीक्षा के पेपर में जहां हिंदी आती है लगभग 80% प्रश्न आपको जो है इन्हीं 22 पेपर के नोट से क्लियर हो जाएंगे। तो बड़ी महत्वपूर्ण क्लास है आज की। एक प्रश्न जो है हर परीक्षा के अंदर इसमें से आता ही आता है, तो इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं, यहां पे ये बात भी समझ लेनी है कि स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं। वे अक्षर जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। ठीक है बच्चों। या वे अक्षर जो मुक्त रूप से नहीं बोले जाते, या तीसरी परिभाषा, वे अक्षर जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब इसका उल्टा कर लेते हैं। वे अक्षर जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं, जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते उनको व्यंजन कहते हैं। सवाल आता है हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन है, तो हिंदी वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन है। ठीक है बच्चों। अब कहां से कहां तक है, का से लेके हा तक 5, 10, 15, 20, 25 और 8, 33। अगर सवाल पूछ लिया जाए कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कहां से कहां तक है, तो आपका उत्तर होगा का से हा तक। ठीक है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कहां से कहां तक है, का से हा तक। तो हिंदी वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन है। अब ये 33 व्यंजन कितने भागों में बटे हुए हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इसको आप समझते हुए चलना। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहां पे एक डिब्बा बना दीजिए, 5 इधर और 5 इधर। जिन बच्चों ने गणित पढ़ा हुआ है तो वो ये तुरंत बता देंगे कि जब लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है तो उस आकृति को हम वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, वर्ग। तो ये इतना हिस्सा वर्ग कहलाता है। उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 के सवाल में एक सवाल पूछा गया था कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर वर्गगत हैं, वर्ग के अंदर आते हैं। तो 5 पंजे 25, 5 इधर और 5 इधर। ठीक है बच्चों। तो हिंदी वर्णमाला में कुल 25 अक्षर ऐसे हैं जो वर्ग के अंदर आते हैं। अब शुरू करें आगे। ये पहले पहले अक्षर को हम मार्क कर लेते हैं। इस पहले अक्षर को कहा गया है वर्ग का नाम। इसे क्या कहते हैं, वर्ग का नाम। अब इसमें सवाल किस प्रकार पूछेगा, इसमें सवाल इस प्रकार पूछेगा कि द किस वर्ग के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो त वर्ग, द जो है कहां पे आता है, त वर्ग। सवाल पूछेगा ड किस वर्ग का सदस्य है। तो ड कौन से वर्ग में आता है बच्चों, ट वर्ग में। तो ये जो है शुरू का अक्षर ये कहलाता है वर्ग का नाम। ठीक है। आगे ये लास्ट वालों को गोल कर लीजिए, इन लास्ट वालों को लिख दीजिए, नाम क्या दें भाई इनको, चलिए ये भी याद करा देते हैं कैसे नाम आएगा इसका। 1, 2, 3, 4, 5, 5वें नंबर पे आ रहे हैं। 5 को कहते हैं संस्कृत में पंचम। क्या कहते हैं, पंचम। तो इनका नाम हो गया पंचम वर्ण। सवाल कैसे बनेगा, 4 ऑप्शन देगा आपके, क, च, ट, ण। इन चारों में से कौन सा पंचम वर्ण है, तो जो 5वें नंबर पे आएगा वो पंचम वर्ण होगा। ठीक है। अण, य, अण, न, म। और मजेदार बात यह है कि इन सभी का उच्चारण नाक से होता है, तो इसलिए पंचम वर्ण नासिक्य होते हैं। ठीक है। आज हम ये भी आपको याद करा देंगे। आपको याद नहीं करना पड़ेगा, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा कि कौन सा वर्ण कौन सा नासिक्य है, औष्टव्य है, तालव्य है, ये सब भी हम याद कर लेंगे।
दो प्रकार आपको पता लग गए, पहला अक्षर हो गया वर्ग का नाम, लास्ट वाला हो गया पंचम वर्ण। अब आ जाते हैं, ये जितने भी वर्ग के अंदर आए हुए अक्षर हैं इनको कहा जाता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। जिस प्रकार से मैं ये टेबल बना रहा हूं, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या इसको इसी प्रकार से नोट्स बना लेना। च छ ज झ, ये चार हैं, इनको कहा जाता है स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी। ठीक है बच्चों। य र ल व, इन्हें कहा जाता है अंतस्थ। श श श ह, ये कहलाते हैं ऊष्म। ऊष्म व्यंजन। क्षत्रज्ञ श्र, ये कहलाते हैं आपके संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। ठीक है बेटा। इसके अलावा दो अक्षर और हैं, ड़ और ढ़, इन्हें कहा जाता है उत्तक्षिप्त या द्वित। उत्तक्षिप्त या द्वित व्यंजन। अब देखते हैं, पहले स्पर्श, दूसरे स्पर्श संघर्षी, तीसरे अंतस्थ, फिर ऊष्म, संयुक्त और उत्तक्षिप्त। तो यहीं से हमें पता लग गया व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। व्यंजन 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, पहले स्पर्श, फिर स्पर्श संघर्षी, अंतस्थ, ऊष्म, संयुक्त और उत्तक्षिप्त या द्वित। तो इस प्रकार से व्यंजन 6 प्रकार के होते हैं। सवाल आ गया, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। व्यंजन 6 प्रकार के होते हैं। अब दूसरा सवाल, उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। उच्चारण स्थान कौन से होते हैं। गले से बोलेंगे कंठव्य, नाक से बोलेंगे नासिक्य, होठ से बोलेंगे ओष्ठव्य। तो इस प्रकार भी व्यंजन 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं लिखते हैं। कंठ से बोलेंगे तो कौन से कहलाएंगे। कंठय या कंठव्य। कंठव्य। ठीक है बच्चों, पहले कंठ, उसके बाद तालु, तालव्य, कंठव्य, तालव्य, उसके बाद मूर्धन्य। ठीक है, अब दांतों में जीभ आ जाएगी तो कौन से कहलाएंगे। दंतय या दंतव्य। होठों से बोलेंगे तो ओष्ठव्य, और नाक से बोलेंगे तो नासिक्य। ओष्ठय भी कहलाते हैं ये, ओष्ठय। 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार भी 6 प्रकार के हो गए। अब गिनती शुरू करते हैं। सबसे पहले कौन सा लिया हमने। कंठव्य, यानी कि उच्चारण कहां से होगा। गले से। पकड़ना सीख लो। किसी को याद नहीं करना, आपको सिर्फ पकड़ना सीखना है। क ख ग, कहां से आवाज निकल रही है। सीधी गले से। ठीक है बेटा, तो ये हो गए आपके कंठ है। दूसरा हो गया तालव्य। अब ये तालु क्या होता है पहले इसको समझना जरूरी है। जब उच्चारण करते हुए आपकी जीभ दांतों के पीछे की साइड में नीचे या ऊपर की ओर टच होती है। दांतों के पीछे की साइड में नीचे या ऊपर की ओर टच होती है, तो ऐसे अक्षरों को तालव्य कहा गया। त थ द, उच्चारण करके देखोगे एकदम समझ में आ जाएगा। त, जीभ कहां जा रही है। ऊपर वाले दांतों के पीछे की साइड। तो त थ द, ये क्या हो गए आपके। त थ द ध, ये सब के सब हो गए आपके तालव्य। मूर्धन्य, मैं लिखते चलता हूं। यहां पे कंठ का प्रयोग होगा। कंठ का प्रयोग, दांतों के पीछे जीभ लगेगी, तो क्या हो गया आपका तालव्य। मूर्धन्य, मूर्धन्य में जीभ मुड़ के ऊपर जाएगी। जीभ मुड़ के ऊपर जाएगी। ट ठ, यहां पे क्या होगा। जीभ मुड़कर ऊपर।
लगेगी। ट, ठ, ड, ढ, उच्चारण करते चलो साथ साथ मेरे। ट, ठ, ऊपर मुड़ गई जीभ। इसके बाद कौन सा आया? दंतय। दंतय में क्या होगा? जीभ दांतों के बीच में आएगी, जीभ दांतों के बीच में आएगी। च, छ, च, च, छ, ज, झ। जीभ कहाँ जा रही है? दांतों के बीच। जीभ दांतों के बीच, तो कौन से हो गए? दंतय। ठीक है बेटा। ओष्ठय, ओष्ठय के लिए होठों का प्रयोग होगा। ओष्ठ यानी कि होठ। प, फ। अगर होठ पकड़ लोगे तो प नहीं बोल पाओगे, तो क्या होगा? होठों का प्रयोग, होठों का प्रयोग। ठीक है बच्चा। और नासिक्य, नासिका किसको कहते हैं? नाक को। समझने की बात है केवल। कंठ, गला, तालव्य दांतों के पीछे का स्थान, मूर्धन्य जीभ मुड़ के ऊपर, दंतय जीभ दांतों के बीच, ओष्ठय यानी कि ओठों का प्रयोग, नासिक्य यानी कि नाक का प्रयोग। हवा नाक से निकलेगी, नाक से निकलेगी, या उच्चारण नाक से निकलेगा। म, न, ण, कहां से निकल रहा है? उच्चारण करके देखो। और यही सवाल स्वर में ही पूछा जाता है बेटा। तो जब स्वर में सवाल पूछा जाता है तो कैसे पता लगेगा? आ कहां से निकल के आया? कंठ से। ई, जीभ जो है नीचे की तरफ टच हो रही है, नीचे को झुक रही है। ई, तो क्या हो गया? तालव्य। इसी प्रकार उच्चारण करके आप एक को एक अक्षर का पता लगा सकते हैं। इसको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या इसको आपको नोट्स बनाने हैं तो वीडियो रोक के इसे नोट्स बना लीजिए। अभी आगे बहुत कुछ समझाना है। अब इसमें सवाल कैसे बनाएगा पहले इसको देखते हैं। ठ का उच्चारण स्थान है। ठ का उच्चारण स्थान क्या है? तो उच्चारण करो। ठ, ठ, जीभ मुड़ के गई ऊपर, जीभ मुड़ के ऊपर गई तो नाम क्या हो गया इसका? मूर्धन्य। ठीक है बेटा। ब, ब का उच्चारण स्थान क्या है? ब, 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 सारा जोर कहां पड़ रहा है? होठों के ऊपर। तो ब क्या हो गया आपका? ब हो गया आपका ओष्ठव्य या ओष्ठाए। ठीक है। चार ऑप्शन लिख के पूछेगा निम्नलिखित में चार में से कौन सा दंतय है? निम्नलिखित चार में से कौन सा दंतय है? च, छ, ज, झ, इन चार में से एक दिया हुआ होगा। ठीक है। ये तो आपको प्रश्न समझ में आ गए। अब आगे बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर हैं? इस साइड की चीज को अच्छी तरह याद कर लेना। हिंदी वर्णमाला के कुल अक्षर। ठीक है। सबसे पहले आता है आपका स्वर। स्वर होते हैं 11। कहां से कहां तक? आ से औ तक। एक को एक सवाल क्लियर करा रहा हूं यहां पे। इसके बाद आता है अयोगवहा। सिंपल सवाल पूछा, अयोगवहा कितने होते हैं? 2 होते हैं, मानक हिंदी में 3 होते हैं। तो यहां पे काउंट होंगे 2 प्लस 1 को रख दो अलग। ठीक है। कौन कौन से काउंट होंगे? यहां पे गिनती होगी अंग और अह। इस वाले की गिनती यहां पे नहीं होगी। ठीक है। इसके बाद आ गया व्यंजन। व्यंजन होते हैं हमारे पास 33। कहां से कहां तक? क से ह तक। इसके बाद आएंगे हमारे संयुक्त व्यंजन या संयुक्त वर्ण। संयुक्त व्यंजन ये होते हैं बेटा 4। कौन कौन से? श, त्र, ज्ञ और श।
4 हमारे ये हो गए। इसके बाद आ गए उत्तक्षिप्त या द्वित। व्यंजन कौन से हैं? 2। कौन कौन से? अण और ढ, ढ ढक्कन। ठीक है, अब जोड़ते हैं इनको। 1 2 3 3 6 4 10 12 को 2 हाथ से लगा 1 5। तो हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर हैं? 52। अब सवाल घुमा के पूछेगा, हिंदी वर्णमाला के वर्ण कहां से कहां तक हैं? कहां से कहां तक? ठीक है, तो आपको लिखना है अ से ह तक। बड़े मजेदार बता रहा हूं, यहां पे गिने 52, कहां तक आने चाहिए थे? अ से लेके और श्र तक, पर ऐसा नहीं है। अगर पूछेगा हिंदी वर्णमाला के वर्ण कहां से कहां तक है, तो अ से ह तक। यह आपका सही उत्तर है, आयोग का चेक किया हुआ उत्तर है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई होंगी। नोट्स बनाना चाहे नोट्स बनाइए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत काम कहा, यहीं से सारे सवाल आ जाएंगे आपके। अगला सवाल, हिंदी वर्णमाला का अंतिम अक्षर क्या है? तो बेटा वैसे याद कर लो इसको, हिंदी वर्णमाला जब शुरू होती है तो आ से शुरू होती है। आ यानी कि अज्ञानी, और जब पढ़ते 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 लास्ट में आ जाओगे तो क्या हो जाओगे? ज्ञानी। ज्ञा से ज्ञानी। तो हिंदी वर्णमाला का अंतिम अक्षर ज्ञ है, इसे मत लगा देना। लिखा हुआ आपको यह दिखाई दे रहा है, जबकि वास्तव में होता ज्ञ है। हिंदी वर्णमाला का अंतिम अक्षर ज्ञ है। उधर का साफ करते हैं। तीन और चीजें हैं यहां पे समझने की। र, र को कहते हैं प्रकंपित, ये नाम है इसका, या लुंठित। ल, इसे कहते हैं पाशर्विक, इसे कहते हैं पाशर्विक। ठीक है बच्चा, य और व ये कहलाते हैं अर्धस्वर। अर्धस्वर। जब आपको संध्या पढ़ाऊंगा तब इसका आपको कारण पता लगेगा कि इन्हें अर्धस्वर क्यों कहा जाता है। ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों आप सभी का स्वागत है। हिंदी वर्णमाला की इससे पिछली कक्षा जो हमने व्यंजन के ऊपर बनाई थी, उसमें व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं ये हमने आपको बताया। व्यंजन 6 प्रकार के होते हैं। एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। वे अक्षर जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन 33 है। ठीक है, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजन 6 प्रकार के होते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के हैं? वो भी 6 प्रकार के हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न आता है कि वायु के प्रयोग के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? मुख से निकलने वाली वायु के प्रयोग के आधार पर, वायु के प्रयोग के आधार पर बहुत ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालना है। 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं अल्प प्राण और दूसरे होते हैं महाप्राण। ठीक है, एक अल्प प्राण, दूसरे महाप्राण। अब ये अल्प प्राण क्या होते हैं, महाप्राण क्या होते हैं? देखो बेटा, अल्प का मतलब होता है कम और प्राण का मतलब होता है वायु। वे अक्षर या वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते हुए मुख से कम वायु निकलती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। महाप्राण, महा का मतलब होता है अधिक और प्राण का मतलब होता है वायु, इसलिए इसको प्राण वायु कहा जाता है। अब वर्णमाला लिखते हैं, तुरंत समझ में आ जाएगा। क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण।
त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, श, त्र, य और श्र। ये आपकी वर्णमाला पूरी हो गई। क, ख ज्यादा हवा लग गई, ग, घ ज्यादा हवा लग गई, ण। समझ में आ गया? याद करने की तो जरूरत ही नहीं है, केवल वर्णमाला आपको याद होनी चाहिए बस। ठीक है, बाकी चीजों को केवल समझने की आवश्यकता है। अल्प प्राण कम वायु, महाप्राण अधिक वायु, यानी कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने में कम हवा लगेगी वो अल्प प्राण, ज्यादा हवा लगेगी महाप्राण। और ये केवल यहां तक देखे जाते हैं। एक स्तंभ, दो स्तंभ, तीन स्तंभ, चार स्तंभ और पांच स्तंभ। नंबर डाल दीजिए, 1 2 3 4 5। तो अल्प प्राण में जाएंगे आपके 1 3 5 और महाप्राण में जाएंगे आपके 2 और 4। याद करने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे ही याद हो जाएगा। क, ख, ग, घ, ण। जहां हवा कम लग रही है अल्प प्राण, जहां हवा ज्यादा लगी महाप्राण। अब आता है आपका स्वर तंत्रियों के प्रयोग के आधार पर। स्वर तंत्रियों के प्रयोग के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? सवाल यह है कितने प्रकार के होते हैं, तो ये भी 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अघोष और नंबर 2 सघोष। ये भी अभी एक ही बार में याद होंगे, अघोष और सघोष। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता उन्हें कहते हैं अघोष। ठीक है, और इसका क्या होगा? उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, नोट्स बनाओ। अब इसी वर्णमाला में हम ये समझ लेंगे कौन से अघोष होते हैं, कौन से सघोष होते हैं। याद बिल्कुल नहीं करना, रट्टा नहीं मारना है, केवल समझना है। ये शुरू के दोनों स्तंभ उठा लो और खींचे चले आओ, यहां ला तक लो और इसको बंद कर दो। मार्कर चेंज कर लेते हैं। इस लाल मार्कर के अंदर पहले 2 नीचे तक चल रहे हैं और यहां पे इसको हमने ब्लॉक कर दिया। ये इतना हिस्सा जो है ये तो है अघोष, और बाकी जितने बच्चे रह गए वो सारे के सारे सघोष कह सकते हो या खाली घोष भी कह सकते हो। और जितने भी स्वर हैं, सभी स्वर वो जो आते हैं आपके वो सघोष के अंदर आते हैं। समझ में आ गई इतनी बात? आगे जो मैं पॉइंट्स आपको बताने वाला हूं बहुत महत्वपूर्ण है, इन्हें आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार फिर समझ लीजिए, शुरू के 2 स्तंभ य र ल,
यहां तक का जो हिस्सा है वो आपका आता है आपका अघोष के अंदर। सॉरी, ये मैंने गलत मार्क कर दिया। श स स, ये आएगा आपका अघोष के अंदर। बाकी जो छूटा रह गया वो सारे का सारा आएगा सघोष के अंदर। ठीक है, केवल लाल लाल को देखते हुए चलना है। लाल डिब्बे के अंदर बंद। य र ल व ह क्ष त्र ज्ञ श्र, ये सारे के सारे आएंगे सघोष में। ठीक है, तो जो मैंने डिब्बा बंद किया है, ये डिब्बा बंद जो है आपका ये अघोष है, ये आपका अघोष है। इसे छोड़ दो और ये उठा लो। ठीक है, अब जो मैं आपको पॉइंट लिख के बताने वाला हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है, आप इन्हें नोट कर लीजिए। अब नोट से आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये एक एक पॉइंट कई कई बार परीक्षा में आया हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, दिमाग में सेट कर लेना। हिंदी वर्णमाला का अंतिम अक्षर यह है, ज्ञा से ज्ञानी, पीछे बताई थी बात। हिंदी शब्दकोश में क के तुरंत बाद क्ष आता है, क के तुरंत बाद क्ष, क्षत्रिय वाला। हिंदी, अच्छा हाँ, शब्दकोश, शब्दकोश कहते हैं बेटा डिक्शनरी को, DICTIONARY, डिक्शनरी को हिंदी में शब्दकोश कहा जाता है। हिंदी भाषा का एकमात्र आगा स्वर अ है, यह ओ तथा औ के मध्य आता है और यह अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। अति महत्वपूर्ण, क ग ज फ आगत व्यंजन है, ये फारसी भाषा से लिए गए हैं। बहुत महत्वपूर्ण, जिन अक्षरों से पाई हटाने पर वे आधे हो जाते हैं उन्हें खड़ी पाई का अक्षर कहते हैं। कंफ्यूज मत होना, बहुत आराम से समझाता हूं। देखो, जितने भी हिंदी के अक्षर बनते हैं उनमें सब में, लगभग सभी में डंडा लगा हुआ है। ठीक है, च छ च झ, झस झंडा। अब देखो, अगर मुझे क का आधा करना हो तो क इस प्रकार लिखा जाएगा, और ख को आधा करना हो तो ख इस प्रकार लिखा जाएगा, ग को आधा करना हो तो ग इस प्रकार लिखा जाएगा, घ को आधा करना हो तो घ इस प्रकार लिखा जाएगा। यानी कि ये डंडा हट गया, ये डंडा हट गया, ये डंडा हट गया, तो आधा हो गया। तो ऐसे अक्षर जो इस डंडे को हटाने से आधे हो जाते हैं उन्हें हम खड़े पाई के अक्षर कहते हैं। समझ में आ गई बात? बहुत सरल है। चलिए, समझने में ही सरल है, याद करने में बहुत दिक्कतें आएंगी, रट्टा मारना पड़ेगा हर चीज का। रा के साथ छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों मात्राओं का प्रयोग होता है, परंतु री की मात्रा का प्रयोग नहीं होता। रा के साथ छोटे ऊ की मात्रा लगाते हैं, गु रु, ये छोटे ऊ की मात्रा है। गुरु, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर है, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का पद सर्वोच्च है, माता पिता के बाद अगर सर्वोच्च पद किसी को दिया गया है तो गुरु को दिया गया है। ठीक है बच्चों, उसके बावजूद भी से दोनों मात्राएं छोटी लगती हैं। अब बड़ी मात्रा, बड़ी मात्रा कैसे लगाएंगे आप? तो बड़ी मात्रा लगाने के लिए आपको लिखना है रूप, और बड़ी मात्रा इस तरह थोड़ा डंडा लगा के इस तरह लगती है, ध्यान देना। छोटी मात्रा नीचे की तरफ झुकी हुई होगी और बड़ी मात्रा पीछे की तरफ खिंची हुई होगी, इसे आधा सहमत समझ लेना। यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ा के और इस तरह लगाई जाती है, तो ये बड़े ऊ की मात्रा है और ये छोटे ऊ की मात्रा है, र के साथ प्रयोग होती है। र के साथ री की मात्रा का कभी प्रयोग नहीं किया जाता। अब आते हैं हम, क के बाद क्ष क्यों आता है, क के बाद क्ष क्यों आता है? चलिए, क्ष ये एक संयुक्त व्यंजन है, ये बनता है आधा क और श को मिला के। ठीक है, तो पूरे क के बाद नंबर आएगा आधे क का। संयुक्त व्यंजन में और कौन से बताए थे? क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये बताए थे। इसमें आधा तय लगेगा और पूरा र लगेगा। ज्ञ आधा जय लगेगा
और यो लगेगा, श्र आधा श लगेगा और र लगेगा। समझ में आ गया? एक और बता देता हूं, श्रृंगार वाला, इसमें भी आधा श लगेगा और इसके साथ में री की मात्रा लगेगी। ठीक है, तो ये आपके संयुक्त व्यंजन है। इनमें यही सवाल पूछ लेता है कि क्ष किन अक्षरों से मिलकर बनता है। तो आपको यहां पे केवल इतनी बात ध्यान रखनी है कि पहला वाला अक्षर आधा रहेगा और दूसरा अक्षर पूरा रहेगा। इतनी सी बात याद करने से आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इस प्रकार से वर्णमाला में व्यंजनों के ऊपर जितने भी सवाल पूछे जाते हैं या स्वरों के ऊपर जितने भी सवाल पूछे जाते हैं वो हमारी 3 कक्षाओं में पूरे हो गए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। अभी पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था वर्णमाला और आज जो हम ये क्लास बना रहे हैं ये वर्णमाला के उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उनके अभ्यास के लिए हम ये क्लास बना रहे हैं। तो इसमें हमारे सामने ये क्वेश्चन पेपर है। इस क्वेश्चन पेपर में हम अपनी पढ़ाई को आज जो है चेक करेंगे कि हमने कितना ठीक याद किया, कितना गलत किया है। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो जब हमने क्लास पढ़ाई थी तो आपको बताया था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो वर्ण होती है। आप मेरे साथ साथ इसको चेक करते हुए चले, आपको जितना याद है उतना बताते हुए चले। वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को या वर्णों के व्यवस्थित समूह को। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। जो भी आपका ऑप्शन हो अपनी बुकलेट के अंदर आप लगा लीजिए। इसका आंसर है डी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। निम्नलिखित में से कंठय ध्वनियाँ कौन सी हैं? कंठय यानी कि कंठ से निकलने वाली। व्यंजनों की क्लास में हमने पूरी तरह आपको बताया था, क ख य र च ज ट ण। ठीक है, तो क और ख ये कंठ से निकलती है। इसका आंसर है आपका ए। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? बेटा, मूर्धन्य व्यंजन वो होते हैं जिनमें जीभ मुड़ के ऊपर की तरफ चली जाती है। ठीक है, जीभ मुड़ के ऊपर की तरफ। तो उच्चारण करके देखो, ग ध नहीं, ज झ ये तालव्य हो गए, ड़ ढ जीभ सीधी ऊपर जा रही है। तो इसका आंसर हो गया आपका सी। निम्नलिखित में कौन सा स्वर नहीं है? स्वर नहीं है तो ये आपका व्यंजन है। निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग का नहीं है? वर्ग आपको बताए थे मैंने, वर्ग 5 होते हैं। ठीक है, ट ठ ड ढ ण, ये आपके ट वर्ग में आ गए तो घ नहीं आया। इसका ऑप्शन कितना हो गया आपका डी। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? याद करो व्यंजन वाली क्लास। व्यंजन वाली क्लास में बताया था मैंने, क से लेके ह तक 33 व्यंजन होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पश्च स्वर है? देखो बेटा, स्वर 3 प्रकार के होते हैं जीवा के प्रयोग के आधार पर, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो अग्र स्वर में जीभ का अगला हिस्सा काम करता है और स्वर इसके अंदर केवल इसे दे रखे 2, एक तो दे रखा है आ, एक दे रखा है ई। तो ई में जीभ नीचे दब रही है और आ जो है पीछे की तरफ से निकल के आ रहा है, तो इसका मतलब हो गया पश्च स्वर आ हो गया। निम्नलिखित में कौन अयोगवाह है? निम्नलिखित में कौन अयोगवाह है? ठीक है, अयोगवाह में कौन सा आता है? अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक। तो इसका ऑप्शन आपका आ गया ए। अनुनासिक का संबंध होता है, अनुनासिक जो है मुंह और नाक दोनों से निकल के आएगा बेटा। ठीक है, नाक और मुंह दोनों से। तो इसका ऑप्शन हो गया सी। या र ला व किस वर्ग के व्यंजन हैं? या र ला व व्यंजनों की क्लास याद करो, नीचे उतर के आए थे ऊष्म, उसके बाद आया था अंतस्थ। शाबाश। तालव्य व्यंजन है। तालव्य वो होते हैं जिनमें जीभ पीछे की तरफ मसूड़ों पे जोर मारती है। च, छ, ज, झ ये आपके तालव्य हैं। त, थ, द, ध ये आपके दंतय हैं। ट, ठ, र, ढ जीभ ऊपर मुड़ गई तो मूर्धन्य हो गए। प, फ, ब, भ ये हो गए आपके ओष्ठ है। तो इसमें च, छ, ज, झ ये आपके तालव्य व्यंजन हो गया। निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? निम्नलिखित में कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो बेटा क्ष, श, त्र और ज्ञ, इन चारों में से उसने कहा है कि संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। तो संयुक्त व्यंजन आपका ये वाला नहीं है बेटा।
छ, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है। च, छ कहाँ पे आ गया? आपका तालव्य में आ गया। इसका ऑप्शन हो गया सी। निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? तो बेटा जिनमें हवा कम लगती है वो अल्प प्राण होते हैं, जिनमें हवा ज्यादा लगती है वो महाप्राण होते हैं। 1, 3, 5 अल्प प्राण है, तो इसमें आ गया क और ग अल्प प्राण है। निम्नलिखित में नासिक्य व्यंजन कौन सा है? नासिक्य यानी कि नाक से निकलने वाला। श, ग, ज, ञ, यानी कि ऑप्शन क्या हो गया आपका? बी। अगर आपने क्लासेस जो मैंने पढ़ाई थी उनको ध्यान से पढ़ा होगा तो ये आंसर सारे के सारे आप बड़ी आसानी से लगा पाओगे। ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं? ए आई नासिक्य, मूर्धन्य, ओष्ठ्य, कंठ तालव्य। ए आई जीभ देखो आगे नीचे दबेगी और आवाज गले से निकल के आएगी, तो ये होते हैं कंठ तालव्य। डी ऑप्शन है। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? अयोगवाह वर्ण अंग और अह को अयोगवाह कहा जाता है। डी ऑप्शन हो गया। निम्नलिखित में बताइए किस शब्द में द्वित व्यंजन है? द्वित व्यंजन याद करो, ड़ और ढ, उन्हें कहते हैं द्वित व्यंजन। ठीक है, परंतु यहाँ वाले नहीं दे रखे, तो यहाँ पे द्वितीय व्यंजन जो लिया है इसने वो लिया है कि आधा और पूरा व्यंजन एक साथ होना चाहिए। दिल्ली, इसका ऑप्शन है सी। श, श, स, ह कौन से कहलाते हैं? तो बेटा ये कहलाते हैं आपके, इसमें ऑप्शन ही गलत दे रखे हैं सारे, इन्हें उष्म व्यंजन कहा जाता है। इसके सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं। निम्नलिखित में बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? नवीन विकसित ध्वनियां, ठीक है, तो नई विकसित ध्वनि जो है वो है ख और ग, ये ऑप्शन है इसका बी। निम्नलिखित में कौन सा घोष वर्ण है? घोष वर्ण देखो पहले दो होते हैं अघोष और उसके बाद वाले होते हैं घोष। क खा घोष, च छ घोष, म आ गया इसके अंदर, ये म जो है ये आपका घोष वर्ण है। प फ ब भ म 5वें नंबर पे आ गया। कौन सा अमानक वर्ण है? मानक और अमानक दो तरह के वर्ण होते हैं, ठीक है बच्चों, तो इसमें भय दो जगह पे दे रखा है तो इसका डी लगा दो। क ग ज फ, इनमें इसने विसर्ग नहीं लगाया, ये भी गलती कर रखी है। ये अरबी फारसी की ध्वनियां हैं। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर है 52। अक्षर ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो ये संयुक्त वर्ण होता है बच्चों। अक्षर जो ध्वनि है ये संयुक्त वर्ण है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। ज्ञ वर्ण का स्थान, ज्ञ किन वर्णों के संयोग से बना है? तो बेटा ज्ञ जो है ज और य से बना है, आधा ज और पूरा य, तो इसका ऑप्शन बी हो गया आपका। अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष पहले दो अघोष होते हैं, च छ, ट ठ, स स स ह, ये वाला ह आएगा इसके अंदर, ये सा नहीं आता है। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? घ, क ख ग घ, क्या आ गया बेटा? कंठ। श ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? श दंतय, श मूर्धय, श तालव्य, श मूर्धन्य और श आपका दंतय। तो ये जो श ये वाला है ये तालव्य है। हाँ का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? तो ये नासिका से निकल के आ रहा है, नासिक्य हो गया। अयोगवाह कहा जाता है, अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। इस प्रकार ये 33 क्वेश्चन की हमारी क्लास हो गई है। आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, आपने अच्छे से अभ्यास किया होगा इसका। आगे भी इसी तरह क्लासेस पढ़ते रहिए और अभ्यास करते रहिए। ईश्वर आपको सफल करेगा। धन्यवाद बच्चों।